4:50 हो चुके हैं, वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि इंडिया ब्लॉक एक और पहले से कमजोर होता जा रहा, मोदी क्या पहले से एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो गए? दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की मुरीद है। दुनिया के मंच पर प्रधानमंत्री की तारीफ हो गई। ट्रंप ने 2 दिन में प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे कढ़े। कांग्रेस को यह लग रहा है कि साख गिर रही। ट्रंप ने कहा मोदी महान, कांग्रेस को क्यों लगे कंपनी एजेंट? रिपोर्ट दिखे, फिर डिबेट की शुरुआत। एक तरफ देश की सियासत में विपक्षी गठबंधन लगातार कमजोर होता जा रहा। बंगाल से शुरू हुई बिखराव की आंधी महाराष्ट्र तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में भी कयासों का दौर शुरू है। 27 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में नंबर्स को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ चाहे देश की सियासत की बात हो या फिर ग्लोबल लेवल पर बात की जाए, पीएम मोदी के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। देश में संसद में एनडीए गठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा। वहीं वर्ल्ड लीडर के तौर पर भी पीएम मोदी का झंडा बुलंद होता दिखाई दे रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति के 2 दिन के बयानों ने इस बात को पुख्ता साबित कर दिया कि मोदी कूटनीतिक तौर पर कितने बड़े खिलाड़ी हैं। All my life I've watched India. They just kept changing. Somebody would be there for 6 months and then a year. And then all of a sudden, Prime Minister Modi ends up there. He's been there for more than 12 years. Very solid. And he does it through like there's a great calmness, and yet he's not a calm person. He's a very tough guy. I know him very well. As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. जिस ट्रंप का नाम लेकर विपक्ष हमेशा पीएम मोदी पर हमलावर रहा, उसके लिए ये जवाब है। नरेंद्र सरेंडर से लेकर और न जाने क्या क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह अपनी शानदार लीडरशिप और कूटनीति के बल पर हर नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। लेकिन हार दर हार से बौखलाया विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस नैरेटिव वॉर में कहां पीछे रहने वाली। डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी की नजरें झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे। सोफे के अंदर ऐसे दुबक के बैठे हुए थे और कागज पढ़ के कह रहे थे एक्सीलेंसी 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 एक्सीलेंसी। लग ही नहीं रहा था कि 150 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधि बात कर रहा हो किसी राष्ट्राध्यक्ष से। ऐसा लग रहा था कि एक कंपनी का एजेंट अपने मालिक से बात कर रहा था। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस लगातार खुद के बड़े प्लेयर होने का दावा करती है, लेकिन सहयोगी हमेशा इस भरोसे को इस सवालों के घेरे में रखते हैं। तो क्या ऐसे में लगातार फेल्योर का दर्द झेलने के बाद ये कांग्रेस की हताशा है? तर्क और तथ्यों के सामने सरेंडर करने वाली कांग्रेस इसीलिए इस तरह के नैरेटिव के भरोसे माइंड गेम क्या खेल रही? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ रही है हमारे साथ। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, अनिल झा आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाटी जी चूंकि स्क्रीन पर है तो सबसे पहला सवाल इन्हीं से। भाटी जी, एक और विपक्ष में हाहाकार, बंगाल में, झारखंड में, आपकी पार्टी में भी बहुत सारे कयास चल रहे हैं, लेकिन सवाल उठाना और प्रधानमंत्री के लिए कहना कि हाथ कहां पर रहे थे, इस तरीके की शब्दावली ठीक है? नहीं, प्रधानमंत्री जी की जो वीडियो आई है ट्रंप साहब के साथ बात करते हुए, वो बहुत ही उनके व्यक्तित्व को हल्का प्रदर्शित करती है और उनकी अयोग्यता का सर्टिफिकेट है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना हल्का है। किस तरह हाथ में कागज लेकर, जिस तरह बच्चे परीक्षा देने बैठते हैं और बच्चे पर्ची से नकल मारते हैं, नहीं, कागज लेके कागज में देख देख के, और एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी बार बार बोल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक्सीलेंसी कहने की क्या जरूरत है? सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं, उनके देश का मीडिया उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहता है। मिस्टर प्रेसिडेंट कहना एक बराबरी का दर्जा होता है। एक्सीलेंसी कहना ऐसा होता है जैसे हमारे मालिक हैं ये। एक्सीलेंसी कोर्ट में कहा जाता था पहले, उसे भी रोक दिया गया भारत में तो कि ये शब्द जो है गुलामी का प्रतीक है, तो सामंतवाद का प्रतीक है, साम्राज्यवाद का प्रतीक है।
तो माननीय मोदी जी हैं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी अयोग्यता समय समय पर जाहिर होती रहती है। उनका अपनी कोई बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं है, वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि मैं तो खाली 9वीं 10वीं तक पढ़ा था, कोई ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, मैं तो घर छोड़ कर निकल गया था, और वो सब नकली मार्कशीट बनवा ली बीजेपी वालों ने। मोदी जी ने कभी दावा नहीं किया कि मैंने एमए पास किया है। उनके समर्थकों ने एक नकली मार्कशीट चला रखी है कि उन्होंने जो है उसमें वो की थी, एमए की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। आपको बहुत आनंद आ रहा है नहीं भाटी जी? एंटायर पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट आपको बहुत आनंद आ रहा है ना भाटी जी? जी, डिग्री विवाद सुलझ गया था, फिर भी आपको बहुत आनंद आ रहा है? नहीं, हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही। नहीं सर, आपको आनंद आ रहा है भाटी जी? हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही है। लग रहा है कि परम आनंद की हमारे अनुभूति हो देश रही है के आपको। प्रधानमंत्री इतने अयोग्य हैं। नहीं, एक यहाँ पर रवायत आप है। इसे आनंद कहना चाहें, आप इतने नहीं, वो लग रहा है ये एक रवायत बन गई है कि आप लोगों को देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने को कह दिया जाए, सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। अरे राकेश पांडे जी, आप लोकतंत्र को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी पत्रकारिता अधूरी है। नहीं सर, तो आपकी नेतागिरी भी अधूरी है भाटी जी, आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। जहां नेता मौका देगा, आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं बता रहा हूं सर, अगर भाटी जी आपको मेरी पत्रकारिता अधूरी लगी तो आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। अब मेरा तो जवाब पहले नेतागिरी पूरा करिए, उसके बाद पत्रकारिता पर सवाल उठाइए। जवाब तो सुन लो। जवाब सुन रहा हूं। देखिए, आप एंकर हो तो इसका मतलब ये नहीं है बोलना नहीं दोगे। मैं तो बोलने दे रहा हूं सर, आपने पत्रकारिता पर सवाल उठाया तो मैंने नेतागिरी पर सवाल उठा दिया। बात खत्म, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, राकेश पांडे जी, मैं उसका कारण बता रहा हूं। देखिए, एक पत्रकार को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष जहां मौका मिलेगा वहां सरकार की आलोचना करेगा, सरकार के प्रमुख की आलोचना करेगा। ठीक, ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। जो आप बार बार ये सवाल उठाते हो अपने शो में कि मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो, मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो। हम विरोध करेंगे, हम विपक्ष हैं। मैंने कब कहा कि विरोध मौका ही क्यों देते हैं? नहीं भाटी जी, मैंने कब कहा कि मोदी जी का विरोध मत करिए? मैंने कब कहा कि विरोध मत करिए? मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप साबित करिए। आपको आनंद आ रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूं मजाक उड़ाने में आनंद आ रहा है। आपको आनंद आता है? मैं कह रहा हूं मजाक उड़ाने में आपको आनंद आता है। नो, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। हम सच्चाई बता रहे हैं। हम शर्मिंदा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है। हम इस बात पर शर्मिंदा, हम खुश नहीं है। हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें दुख हो रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है कि वो कागज हाथ में लेके बैठता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बैठता है। और हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत असली मुद्दों को उठाने की नहीं होती। जो बार बार ट्रंप ने हमारा अपमान किया, कहा मैंने मोदी को धमका के कह दिया, मैंने सीज फायर करा दिया और मैंने बोल दिया रूस से ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे और मैं वो लगा दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह की बात है। जब वो कहते हैं तो तब मोदी जी को जवाब देना चाहिए। हाँ। हम एक संप्रभु देश हैं, मजबूत देश है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हाँ, एकदम। हमारे प्रधानमंत्री में दम होना चाहिए। ठीक है सर, वो दम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी के दफ्तर से तय नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री में दम है कि नहीं है, वो इस देश के नागरिक तय करते हैं। और जब चुनाव आता है तो तय कर देते हैं। तो 2014 से सर तय कर रहे हैं। मैंने कब कहा कि आप नहीं है इस देश के नागरिक भाटी जी? लेकिन अभी सियासी तौर पर दम नहीं है कि देश की जनता आपको मैंडेट दे कि आप सत्ता में जाएं। मैंडेट लेकर आइएगा, फिर बताइएगा। सियासी तौर पर दम की बात, आपकी नागरिकता पर किसी ने सवाल नहीं उठा दिया। हम यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में। हाँ, तो ठीक है सर, सत्ता में ना यूपी में ना है ना केंद्र में है। तीसरे नंबर की पार्टी है। तो सत्ता में ना यूपी में है ना केंद्र में है। तीसरे नंबर की पार्टी है। आप लोकसभा में यूपी में सबसे बड़ी पार्टी नो डाउट है, लेकिन सत्ता में ना उत्तर प्रदेश में है और ना देश की राजधानी दिल्ली में है। तो छोड़ दीजिए सर, आप इसी में खुश होते रहिए। राधिका खेड़ा जुड़ गई हैं। राधिका खेड़ा जुड़ गई हैं। राधिका खेड़ा, मसला सिर्फ इतना था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है? सभी को नमस्कार। यहाँ पे बैठे एक आदमी से मैं सुन रही थी कि वो कह रहे थे मेरे देश के प्रधानमंत्री अयोग्य है। ये वो आदमी कह रहा है ना जो ब्राह्मणों की तुलना किससे करता है, जो जिस समाज से आता है, गुर्जर समाज से, उसकी तुलना किससे करता है। एक ऐसा बहुत ही नहीं है तो आप उठ जाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोली जब आप मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए अटपटांग बोल रहे थे। राकेश जी कंट्रोल करिए, फिर मैं सबके बीच में बोलूंगी। मैदान छोड़ के भाग रही हो, अखाड़ा छोड़ के भाग रही हो। राकेश जी, इनकी गुंडागर्दी खत्म हो गई हो तो मैं बोल लूं, आप इनको म्यूट करेंगे कि ये है? ठीक है भाटी जी, मेरे पास जवाब नहीं है। हाथ जोड़ कर उठ जाओ सो से। नहीं, ये आप कैसे तय करेंगे कि हाथ जोड़कर उठ जाए? आप ही की बात को तो कोट किया ना।
आप कह दीजिए कि टॉपिक नहीं है, उस टॉपिक को क्यों बीच में लेकर आना, वो बात एक अलग है। टॉपिक कहा तो आप ही का सेंटेंस था ना भाई। 10 मामले उठा सकता हूं। चलिए राधिका पॉइंट पर आइए। 2 महीने पहले तक तो राधिका खेड़ा गाली देती थी मोदी जी को। आप भी तो समाजवादी पार्टी में नहीं थे ना, आप कौन सी पार्टी से आए? आपने भी अखिलेश यादव को बहुत गालियां दी है मेरे साथ ही खड़े होकर शो में। मोदी की इनको प्लीज कंट्रोल करिए और म्यूट करिए। भाटी जीवन में समाजवादी पार्टी, ठीक है भाटी जी, ये शुरुआती दूसरी पहला सवाल था। भाटी जी नहीं अच्छा लगता है की तरह दल बदलू नहीं हो। भाटी जी छोड़ दीजिए सर, आपकी पार्टी में 10 दल बदलू मिल जाएंगे, हर पार्टियों में दल बदलू मिल जाएंगे। तो दल बदलू पर कोई नेता और कोई पार्टी ज्ञान न दे, वो मैं सबके लिए बात कह रहा हूं सर। तो नहीं हूं तो है ना आपकी पार्टी में, छोड़ दीजिए ऐसी पार्टी कि इस पार्टी में दल बदलू है, हम नहीं रहेंगे इस पार्टी में। नहीं, मैं तो छोड़ दीजिए सर, ये दल बदलू पर डिबेट नहीं है। भाटी जी लेट्स कम ऑन द टॉपिक। राधिका खेड़ा दल बदलू हमें उपदेश दे रही है जो कल तक। तो भाई आपकी पार्टी में भी दल बदलू है भाटी जी, रुक जाइए। राधिका खेड़ा अरे तो उपदेश बनाते हैं। देखिए ये महिलाओं को किस तरीके से बिहेव करते हैं वो आपने देख लिया। ब्राह्मण समाज, क्योंकि मैं ब्राह्मण लड़की हूं तो मेरे से इनको तकलीफ होनी है। राकेश जी ब्राह्मणों के लिए ये क्या सोच रखते हैं, प्लीज इनको कंट्रोल करिए। इस तरीके से नहीं अच्छा लगता है, प्लीज इनको आप म्यूट करिए। अगर इनको डायरी ऑफ द माउथ है तो आपके बीच में कोई नहीं आया ना, आपके बीच में कोई नहीं आया ना, तो आप भी दूसरों के बीच में मत जाइए। इनसे कहो विषय पे बोलो। सर रुक जाइए, आप भी कई बार विषय से इधर उधर होते हैं। पर्सनल मुझ पे बोलोगी, मेरे ऊपर भाषण दोगी तो अभी आप भी पर्सनल हो रहे थे, रुक जाइए। पर्सनल किसी को नहीं होना है। राधिका खेड़ा टॉपिक पर आइए। चलो टॉपिक ही है ये। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को अयोग्य बोलेंगे तो आपकी योग्यता एज अ स्पोक्स पर्सन और समाजवादी पार्टी पे मैं सवाल नहीं उठा सकती। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री पे, जिनको तीसरी बार चुना गया है, उन पे सवाल उठाएंगे तो मैं सवाल नहीं उठा सकती। मैं फिर बोलूंगी, राजकुमार भाटी को ब्राह्मणों से तकलीफ है, महिलाओं से तकलीफ है, अभद्र टिप्पणी करते हैं और मैं एक ब्राह्मण लड़की हूं इसलिए यहाँ पे बैठ के लगातार मेरे पे टिप्पणी करे जा रहे हैं। लेकिन फिर राकेश जी प्लीज आप इनको म्यूट करिए। इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, फिर मैं किसी के सबके बीच में बोलती रहूंगी। अपनी जाति ये तरीका नहीं अच्छा लगता है। फिर मुझे कहना पड़ेगा कि सिर्फ राधिका खेड़ा की आवाज होने, यार मुझे कहना पड़ेगा नहीं अच्छा लगता, रुक जाइए। और मुझे इतनी हंसी आ रही है। वो एक कहावत है ना कि थोथा चना बाजे घना, वही हालात हो रहे हैं इन लोगों के। इनके पास है कुछ नहीं और इनको इस बात से तकलीफ हो रही है। देखिए ना राकेश जी, अगर भारत का डंका विश्व के पटल पे बज रहा है तो इससे तकलीफ क्या हो रही है? G7 पहले जब होते थे तो भारत को न्योता भी नहीं मिलता था। कोई मीटिंग होती थी, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पीछे, मैं तो ज्यादा दूर जाऊंगी नहीं जी, हम बस लास्ट सरकार के साथ कंपेयर करेंगे जिसका रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी और सोनिया जी के हाथ में था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीछे की कतार में खड़ा कर दिया जाता था। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री, जब G7 की मीटिंग थी तो उनको न्योता भी दिया गया और वो बीचों बीच सबसे आगे की कतार लाइन में खड़े हुए थे, जहां पे सारी मेन कंट्रीज खड़ी हुई थी। क्या ये मेरे देश के लिए गर्व की बात नहीं है? ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। अब आप इसमें मीन में निकालना चाहेंगे, बोलते जाइए। क्या नतीजा हो रहा है? 11 साल 12 साल हो गए हैं, आप लगातार विपक्ष में, आप चिल्ला के कह दीजिए कि हमारी सबसे ज्यादा ये सीटें हैं, वो सीटें, पर एक्चुअल रिजल्ट क्या है? एक्चुअल रिजल्ट ये है कि ना आप उत्तर प्रदेश में हैं, ना आप सेंटर में हैं और ना आने वाले हैं। पूरा के पूरा इंडी ठगबंधन एक हो गया जो आज बिफर रहा है। जब पूरे के पूरे एक हो गए थे तो टोटल सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं ला पाए। और जब देखिए ना, बेसिक चीज होती है, जब तीसरी बार चुनाव में आप कंपेयर करिए यूपीए के साथ, यूपीए कितनी सीटों पे आ गई थी राकेश जी तीसरे चरण जब उनका चुनाव हुआ था? महज 40 कुछ सीटों पे। और आज भी अगर हम सरकार में है, ये शो करता है कि देश की जनता किस में विश्वास नहीं। वो कागज लेकर बोलने पर सवाल उठ रहा है राधिका खेड़ा जी कि प्रधानमंत्री के हाथ में कागज क्यों था? क्यों होना गलत बात है? आप यहाँ पे शो करते हैं, आपके हाथ में आईपैड होता है, भाटी साहब के हाथ में इतनी बार कागज पेन होता है, क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई मुद्दे हैं जिनको वो डिस्कस करना चाहते हैं ताकि कोई भी मुद्दा ना छूटे, उस पे पॉइंट्स अगर लिखे हुए हैं कि ये मुद्दों को कवर करना है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, जब हम मीटिंग में जाते हैं, पता नहीं ये लोग कैसे, देखिए इसीलिए प्रॉब्लम है जब इन लोगों के यहाँ पे पता नहीं क्या होता है, पर चाहे कोई कॉर्पोरेट हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पे हो, कोई भी मीटिंग होती है, एक पेन, पेपर, बेसिक बुक्स लिखने के लिए कोई सबके पास चीजें होती है। दैट्स हाउ अ प्रोटोकॉल इज। अगर इन लोगों की कोई मीटिंग नहीं होती है, सिर्फ टूटियां चुराने में ही सारा अपना समय निकाल देते, अब तो जाहिर सी बात है टूटी चोरों को क्या कागज, क्या कलम, राधिका जी नहीं जाना उधर, प्लीज नहीं जाना उधर।
भाटी जी मैं सच्चाई है, मैंने नहीं कहा। हम नहीं जाना उधर, नहीं जाना उधर। क्यों ऐसी बातें करना? फिर भाटी जी को भी बुरा लगेगा, उनके नेता के लिए आप बोलेंगे तो इंडिया की राकेश जी, आपके ही चैनल के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि किस तरीके से सीएम हाउस की क्या हालत करके छोड़ के आए थे अखिलेश यादव, किस तरीके से मुझे उस पर डिबेट नहीं करनी। चुरा ली थी। नहीं, मुझे उस पर डिबेट नहीं करनी। हाँ, मुझे उस पर डिबेट नहीं करनी। अजय उपाध्याय को लाइए स्क्रीन पर। आता हूं भाटी जी। अजय उपाध्याय जी, आपकी पार्टी की पीसी में भी प्रधानमंत्री के लिए कंपनी का एजेंट कह दिया जाए, हंसते कैसे हैं इसकी मिमिक्री करने की कोशिश की गई, तो यह प्रधानमंत्री का सम्मान है। आनंद आता है इसमें। राकेश पांडे जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को और साथियों को भी नमस्कार। वाहवाही के लिए महफिल तो सजा ली तुमने, अब उस देश को हासिल क्या हुआ ये तो भी बताते जाओ आप। सच तो ये है कि जो ये या अभी G7 में जो ट्रंप साहब और मोदी जी की मुलाकात हुई, लोग बेवजह बेचैन हैं। ये तो बहुत अद्भुत था, ऐतिहासिक भी था, और सच पूछिए तो ये विश्व की सबसे बड़ी अभी तक की भूगोलीय घटना थी कि पहली बार कम से कम मोदी जी आए तो पीसी करने। चलिए, देश के पत्रकारों के बीच नहीं आ पाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस ब्रीफिंग में रहे, और जानती हैं वो पर्चा उर्चा के कारण लोग परेशान हो रहा है। एकदम किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ, वो तो नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, हमारे पत्रकारों को पता था, इसलिए वहां भी हमारे पत्रकारों ने बेचारे से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर तो था नहीं सामने। अब मान लीजिए पर्चा में तो लिखित था, उतना ही बोल पाते तो आगे की समस्या होती। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब विवाद करना बेकार है। मेलोडी खाइए और मस्त रहिए, पूरा विश्व मस्त है। मोदी जी का गान गाइए, मोदी मोदी कीजिए और कीर्तन में चलते रहिए। देश को क्या मिला इस पर प्रश्न आना चाहिए। भाई, तस्वीर से, ताली से और तारीफ से यदि देश की विदेश नीति संवर जाती हो तो खूब ताली हम भी बजा देते हैं 3-4 बार मोदी जी के लिए, वाह मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। लेकिन सच तो यह है कि देश को मिला क्या। जब वहां पे बात हो रही थी, कोई आप जैसा पत्रकार, जुझारू पत्रकार था जिसने प्रश्न किया कि हमारे नाविकों की हत्या हुई, और क्या जवाब आया ट्रंप के तरफ से? क्या असंवेदनशील जवाब था। कहता है कि ये तो होते रहता है। क्या ये जवाब होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री के सामने ट्रंप की? दूसरी बात, जिस तरह से इंडो पैसिफिक कमांड जो था, जिसका नाम बदलकर इंडो को ही हटा दिया, जब ये हुआ था 2018 में, तो यही देश की मीडिया भी और भाजपा के साथी भी क्या करते थे? रोज ताली बजाते थे, देखो 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 विश्व उसमें सबसे बड़े पावरफुल हम हो गए, क्योंकि इंडो पैसिफिक बदल दिया अमेरिका ने, और इंडो हटा दिया। तो अब क्या कहिएगा? इस पर कोई चर्चा नहीं। और इतना ही नहीं, सिर्फ इंडो पैसिफिक नहीं किया है। हाँ। आप खुद उठाइए, आप तो जागरूक पत्रकार एक बात अजय उपाध्याय जी, एक बात देता हूं, अजय उपाध्याय जी, एक बात ये दिखाइएगा। पीओके को उसने रिकॉग्नाइज किया है कि वो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, एक बात अजय उपाध्याय जी पर भी उस इंडो पैसिफिक में जो अजय उपाध्याय जी एक बात है, वो डिसाइड करके दिखा रहा है कि भारत की इंटीग्रिटी पर प्रश्न लगाया है। ठीक है, अजय मुद्दों पर आना चाहिए। अजय उपाध्याय जी एक बात, अजय उपाध्याय जी एक बात, स्थिति जिस तरह से हमारी व्यापारिक रिश्ते रहे। हाँ, जी जी, एक बात आपने कहा कि ट्रंप ने कहा कि होते रहता है। सर थोड़ा सा सुन लेते हैं, यह रिक्वेस्ट और गुजारिश आपसे है। ट्रंप ने कहा था दिस इज अ रफ प्रोफेशन, तो दिस इज अ रफ प्रोफेशन। हाँ, ये भी बात, तो ये होते रहता है नहीं कहा था। ये भी पहला आपका फैक्ट चेक ये है कि होते, हाँ मैंने इस बारे में सुना है, ये एक बहुत कठिन पेशा है, तो होते रहता है, ये ट्रंप ने नहीं कहा था। ठीक, पहली बात। आशय यही है, यही है। यदि अमेरिका, सुनिए, अमेरिकन 3 नागरिकों को, सिविलियन नागरिकों को जो वाणिज्यिक जहाज चला रहे होते और भारत की कोई सैनिक कार्रवाई इस तरह की हो गई होती, तो क्या यही जवाब ट्रंप का होता कि ये तो होते रहता है, रफ प्रोफेशन है? या जवाब मांगा जाता, संवेदनशीलता दिखाई जाती? ठीक, राधिका, क्या यही न्याय है उन परिवारों को, ठीक, जिन लोगों की मौतें हुई हैं? क्या आप भी और हम भी ये स्वीकारने को तैयार हैं कि ये जवाब उनका न्याय मिल जाएगा? ठीक है, के लिए उन नागरिकों ठीक है, ठीक है। राधिका जी, अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि ये सवाल कंपनी का एजेंट कह देना, हंसने पर बातचीत, सब ठीक है। नहीं, जान ली। प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी थी। नहीं, प्रधानमंत्री जी हंसमुख है भाई, की पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी। फिर यही कह रहा हूं, मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग, तो प्रणेता है। ठीक है, राधिका खेड़ा। राकेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ इस बार मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती। आप कंट्रोल करिए राकेश जी, मेरा सारा समय इस तरीके से जाता है। ठीक है।
देखिए राकेश जी, विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे भारत की उपलब्धियां दिखाई नहीं देती। और वो क्यों दिखाई नहीं देती? अगर उपलब्धियां दिखाई दे जाएंगी और स्वीकार कर लेंगे तो इनको मोदी जी के नेतृत्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। आज कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि 12 साल में देश को क्या मिला? देश को मिला दुनिया का 11वां नहीं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव। देश को मिला करोड़ों गरीबों के लिए पक्के घर, शौचालय, बिजली, गैस और नल से जल। देश को मिला डिजिटल क्रांति का ऐसा मॉडल जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। देश को मिला कोविड जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने का सफल नेतृत्व। देश को मिला आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस और सर्जिकल स्ट्राइक का आत्मविश्वास। देश को मिला G20 का सफल मेजबानी और वैश्विक मंचों पे बढ़ता सम्मान। रही बात जो ये बार बार कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, तो पूरी दुनिया कोविड, युद्ध और आर्थिक संकट से जूझी है। लेकिन भारत में दुनिया में सबसे, अगर दूसरी देशों के साथ कंपेयर करें तो सबसे तेजी से बढ़ती अगर अर्थव्यवस्था कहीं पे है तो वो भारत है। अगर देश में कुछ नहीं होता तो क्या दुनिया भारत में निवेश और विकास का सबसे बड़ा केंद्र मान रही होती? सारी कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड डील कर रही होती। आप देखिए किस तरीके से यूरोपियन यूनियन हो, बाकी प्राइम मिनिस्टर्स हो, किस तरीके से आके मोदी जी से बात कर रहे थे। फ्रांस में हम तो कहीं भी जाते हैं इनको तकलीफ हो जाती है कि क्यों बात आगे करता है। रही बात अमेरिका की सवाल की, तो भारत की विदेश नीति जो है वो कांग्रेस की तरह घुटनों पर बैठने वाली नहीं है। भारत आज किसी भी देश के सामने झुककर नहीं, ना आंख झुकाकर बात करता है, हम आंख पे आंख डालकर बात करते हैं। इस जो घटना हुई थी, हमारी EAM ने बहुत इसको उठाया भी था और बोला था कि इसके लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी। देयर कैन नॉट बी एनी आंसर एंड दे कैन नॉट बी, मतलब इसका कोई रीजन ही नहीं हो सकता कि आपने क्या किया है। हम वो नहीं है कि बार बार अमेरिका के आगे झुक जाएंगे। अमेरिका ने कहा आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा सोनिया जी से फोन करके, सोनिया जी मैं क्या करूं? जी झुक जाइए, झुक गए। हिलरी क्लिंटन आ रही थी तो मनमोहन सिंह जी ने राहुल गांधी को फोन किया, वो आ रहे हैं, कह रहे हैं ईरान से फर्टिलाइजर मत लीजिए, क्या करूं? मैंने कहा झुक जाओ, जो आपका हुक्म आका, हम झुक गए। इस तरीके से कांग्रेस की सरकारें काम करती थी। मैं आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूं, जिस पार्टी के शासन में भारत को कमजोर देश माना जाता था, वो आज उस भारत पे सवाल उठा रही है जिसे दुनिया के महाशक्तियां अपना साझेदार बनाने के लिए कतार में खड़ी है। आपको थोड़ी भी शर्म आती है? आप लोग हमेशा ये क्यों ढूंढते हैं कि ये कमी हुई, वो कमी हुई? अगर भारत आगे बढ़ेगा तो अजय उपाध्याय जी, आप भी और आपके आने वाली पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी। ये सबके लिए मोदी जी सबके प्रधानमंत्री है, वो बीजेपी या कांग्रेस नहीं है। देश पूरा आगे बढ़ेगा, आप भी और हम भी। हमें आज भी अगर 70 साल की कांग्रेस की सरकारों के बाद अगर लोगों के घर में बाथरूम नहीं था, बेसिक फैसिलिटी की महिलाओं को सड़क पे जाना पड़ता था, जल का जल नहीं था, आपके घर के अंदर आपके पास बेसिक सुविधाएं नहीं थी, बिजली नहीं थी। ठीक है, मैं रिप्लाई ले लेता हूं राधिका जी। अजय उपाध्याय आप रिप्लाई करिए राधिका खेड़ा की बात का, मैं उसमें एक चीज ऐड कर देता हूं। ट्रंप ने कहा था भारत की इकोनॉमी डेड है, सुन लीजिए सवाल। ट्रंप ने कहा था भारत की इकोनॉमी डेड है, तब तो राहुल गांधी ने सबसे पहले ढोल पीटा, देखो रे भारत की इकोनॉमी डेड है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी बहुत सख्त मिजाज के हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब तक मोदी है भारत की बड़ी भूमिका है। ट्रंप जब तक ये कह रहे हैं कि देखो मोदी ही सबसे ग्रेट नेता है, 12 साल से डटे हुए हैं, ये भी बात मान लीजिए, इसके लिए भी ताली बजा दीजिए, इस पर भी सहमति जता दीजिए। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री है अमेरिका हमेशा साथ खड़ा रहेगा अगर किसी देश ने हमें अटैक किया, ये भी जोड़ दीजिए। ठीक, बोलिए अजय उपाध्याय। मैंने बोल लिया, मैं बोल दिया, अच्छा ठीक है, अच्छा किया। मैं तो इस बात के लिए वाकई मोदी जी को भी ताली बजा रहा हूं कि थैंक यू मोदी जी, इतना बड़ा काम आपने, अमेरिकन राष्ट्रपति के मुंह से बात आई और आपके लिए इतनी प्रशंसा हुई, इतनी तालियां बजी, इतनी तारीफें हुई। हम इसका मतलब आप ट्रंप के उन सभी बातों को सही मान रहे हैं जो अभी कहा राकेश भाई, या उससे पहले कहा कि हमने सीज फायर करवा दी, यदि उसको भी फिर स्वीकारना होगा, या उसने ये भी जो कहा कि किस तरह से आपको ईरान से तेल नहीं खरीदना है, पहले टर्म में उसी ने इस रोक लगाई थी, तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी जो 19 वाले में रोक लगाई थी। और अभी जैसे कहा कि रसा से भी आपको तेल लेना है या नहीं लेना है, तो जयशंकर जी कह रहे हैं, मैं क्या कहूं, जयशंकर जी ने स्वीकारा कि आपने जो जो कहा हमने किया, फिर भी हम पर टैरिफ लगाई आपने। तो ये सब बातें, इसका मतलब व्यक्तिगत संबंध मोदी जी का इतना अच्छा है, दोस्ती भी है, फिर इस देश को इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है? अभी जो टैरिफ लगी भारत में क्यों 18% की लगी, जबकि ब्राजील जैसे देशों ने विरोध किया और वहां पे जो वहां का जो सिस्टम है उसके तहत आया। हमारा जो 16% का टैरिफ वहां
प्लस था, सरप्लस था, वो क्यों गड़बड़ हुआ? पिछले एक साल का डेटा उठाइए, आयात निर्यात का डेटा उठा लीजिए और देख लीजिए अब कैसे हमारे आयात जो है अमेरिका से बढ़ने लगे हैं और निर्यात हमारे घटने लगे हैं। जो सरप्लस सबसे ज्यादा पहला पार्टनर हम होते थे अमेरिका के साथ। तो जो परिस्थिति है उसको, सच्चाई को स्वीकारना होगा। तो इससे पीएम मोदी कंपनी एजेंट हो गए। पीट ले, हम तारीफ मुफ्त में मिल जाए, तारीफ मुफ्त में मिल जाए, लेकिन राष्ट्रीय जो हित है वो मेहनत से साधे जाते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, वाकई बहुत विद्वान प्रवक्ता है वो, उनकी बात को मैं यदि इस बात को सच्चाई के साथ स्वीकार भी लूं कि मोदी जी के समय इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है और पहले क्या कमजोर कहा जाता था, फ्रेजाइल 5 में कहा जाता था, तो जिसने फ्रेजाइल 5 कहा उसी बैंक ने अभी कहा है कि अब भारत जो है सबसे ज्यादा असुरक्षितों में 1 नंबर पर आ गया है। पहले फ्रेजाइल 5 में था, अब वो 1 नंबर असुरक्षित वेनरेबल हो गया है। तो क्या इसको भी आप सही स्वीकार रहे हैं? इसका मतलब तो दोनों पक्ष को आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हित जो है कूटनीति में सरेंडर डिप्लोमेसी से नहीं होती है, सस्टेन डिप्लोमेसी से देश नहीं चलता है। आपका व्यक्तिगत हो सकता है कि फोटो अप हो जाए, अच्छी खासी आपकी प्रचार हो जाए, हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाए, लेकिन विदेश नीति राष्ट्रीय हित के कोर इशू पर डिसीजन होते हैं। और जिस तरह से इराक युद्ध के दौरान भारतीयों के साथ परेशानी हुई, भारत के अंदर में जितनी परेशानियां हमें उठानी पड़ी, फिर अनिल झा जी नहीं था, अमेरिकन प्रेसिडेंट के अहंकार और अति आत्मविश्वास का यह नतीजा है। और कहीं ना कहीं भारत के लोग भुगत रहे हैं और भारत के नागरिकों की हत्या हो रही है। यदि उस पर भी हम जवाब नहीं मांग सकते, ट्रंप कहा था जयशंकर जी ने, लेकिन जवाब क्या मिला? मार्को ने क्या कहा? ठीक है, मार्को रूबियो और आपने नाविक वाली बात नहीं की, तो फिर काहे का एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग? राधिका खेड़ा जी, ये कांग्रेस सवाल पूछ रही है। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ अपना जवाब देने से पहले कि क्या मैंने ये सही सुना कि अजय जी आपने ये कहा कि एक्सपोर्ट्स घट गए हैं और इंपोर्ट बढ़ गए हैं यूएसए के साथ? यही कहा ना आपने? मैं रिकन्फर्म कर रही हूँ, आपने यही कहा था ना कि डेटा है से पिछले अमेरिका, एक मिनट जी, अमेरिका से पिछले 1 साल के अंदर हमारा जो पहले औसतन इंपोर्ट था, एक सेकंड क्लियर कर देता हूं, जो पहले हम जितना आयात करते थे अब आयात ज्यादा हो गया है और जितना हम पहले निर्यात करते थे उस निर्यात का औसतन कम हो गया है। निर्यात अभी भी ज्यादा है लेकिन वो औसत अब घटता जा रहा है। आने वाले समय में इक्वल हो जाएगा जब $500 बिलियन वाला क्लाउज ट्रेड डील में आ जाएगा। अब मैं जवाब दे देती हूँ, हो गया आपका, धन्यवाद। आपने जो बातें बोली, पहले तो अज्ञानता की भी ना एक सीमा होती है। जिन्हें देश की तरक्की से हमेशा तकलीफ रहती है वो आज भी झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जरा फैक्ट चेक करा करिए, भारत का कुल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़कर 863 बिलियन का ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। हवा में बातें करने बंद करिए, क्योंकि झूठ बोलने से आंकड़े नहीं बदल जाते। ये नैरेटिव आप लोगों ने कोशिश करी, संविधान आपके बीच में मैं नहीं बोले, आपको मैंने दोबारा बोलने का समय दिया था। आप लोगों ने एक नैरेटिव भरा, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। कौन सा संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में आपकी सरकारों में था। देश की जनता ने देख लिया, इसलिए लोकसभा के बाद जो वो आपकी बातों में आए, जिससे कुछ सीटें कम हुई, उसके बाद लगातार रिकॉर्ड बनाए भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, वेस्ट बंगाल हो, ऐसे ऐसे स्टेट्स हम जीते हैं जहां पे हम कभी थे ही नहीं। ऐसे ऐसे स्टेट्स में हमने फिर से सरकार बनाई है, फॉर एग्जांपल हरियाणा, राकेश जी, जहां पे सरकारें रिपीट नहीं होती है। तो ये झूठ बोल के प्रोपेगेंडा, आपसे वैसे क्या उम्मीद करें? आपकी तो रिसर्च और जो सोशल मीडिया की हेड है सुप्रिया श्रीनेट, वो तो खुद अपनी एआई जनरेटेड फोटोग्राफ चलाती है राहुल गांधी के साथ। तो फिर अब मैं क्या उसके बाद इनका भी कोई इसी तरीके का एआई जनरेशन होगा, उसमें लिखा हुआ था फोटो में एआई जनरेटेड। बंगाल में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। राधिका जी आपको रुकना पड़ेगा, कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं उनको। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया, और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही
इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी, जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है। माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है। हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। तो प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। अनिल झा, आपके पास आता हूं। जो कांग्रेस का आरोप है कि साख गिर गई, प्रधानमंत्री ने सवाल नहीं पूछा, बावजूद इसके कि भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया, ट्रंप के सामने उठाया, आपको लगता है ये ठीक है इस तरीके से सवाल उठा? देखिए, मैं पांडे जी आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री की साख हमेशा बेहतर रहनी चाहिए, ऐसा एज ए नागरिक मैं समझता हूं। और मैं ये भी बता दूं, मैं भाजपा से कई बार पहले एमएलए रहा हूं। राधिका खेड़ा तो अभी अभी आई हैं, मैं डीयू का प्रेसिडेंट भी रहा हूं, अभी आम आदमी पार्टी से एमएलए हूं मैं और प्रवक्ता हूं। लेकिन मैंने 20 से 25 बार वो वीडियो देखी है जब ट्रंप कह रहे थे कि लुक एट दिस मैन, ही इज ए किलर या ही इज ए एंजल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस समय। मुझे लग रहा था कि ये अगर मैं काश वहां होता तो ट्रंप को जवाब देता कि मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए उसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था। और हमारे प्रधानमंत्री जी उसको एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी कह रहे थे और उसको लगता था या तो वो समझदार नहीं है या हम लोग उसे समझा नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले भविष्य में, जब भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा, तो हम कम से कम अगर हमारी पार्टी को मौका मिला तो अमेरिका से इस बात का बदला जरूर लेंगे जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रधानमंत्री मोदी को ट्रीट किया। अनिल भाई, एक छोटी सी बात विपक्ष के एक छोटी सी बात होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते, अनिल भाई एक छोटी सी बात कहूं, सुनिए एक बात, 40 मिनट बाद मुझे मौका दिया। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं आपको समझ दूंगा। एक छोटी सी बात आप ही के पास, एक छोटी सी बात कहनी है। आपने कहा ना मैं होता तो ये कह देता। सर, अच्छा है कि आप वहां पर नहीं थे, और इसलिए नहीं थे कि डिप्लोमेसी इस तरीके से नहीं चलती है कि सामने से कहें तो नहीं ऐसे नहीं ऐसे कह देना। तो अच्छा है कि सर आप वहां पर नहीं थे, अपनी बात पूरी करिए। कई पत्र पांडे जी कई पत्रकार वहां पर थे, उन्होंने अपना सवाल किया। और मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को देख रहा हूं, ऐसा लगता है ये इतने भोले हैं जैसे मैं बुर्ज खलीफा से कूद के अपनी जान दे दूं, जैसे इनको कोई चीज के बारे में जानकारी ही नहीं है। वैसे इस देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। राधिका खेड़ा जी कह रही है मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण तो मैं भी हूं, ब्राह्मण तो आप भी हैं। उसमें क्या हो गया? कल नीट की परीक्षा है, सब बच्चों को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। जो सफर हुआ है यहाँ पर इस देश के अंदर, राम मंदिर का भी मैं इशू उठा सकता था, जो चोरी का मामला इस देश के अंदर चल रहा है। वहां पर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर का मामला उठा सकता हूं, जहां सनातनियों के साथ रोजाना यहां बर्बरता हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की साख नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ये हिमाकत। तो आपको भी प्रधानमंत्री नहीं कंपनी एजेंट लग रहा है, जैसा कांग्रेस को लग रहा है। ये कहिए ना एक लाइन में प्रकार से। फिर राधिका खेड़ा से मैं रिप्लाई लेता हूं। मुझे आपको लग रहा है पांडे जी, अरे मैं तो पूछ रहा हूं भाई। पांडे जी आप बदनाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे मैं कहां बदनाम कर रहा हूं? ये कांग्रेस की ओर से कहा गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सहमत है कि नहीं, बता दीजिए। अगर मेरी पार्टी के अगर मेरी पार्टी में अरविंद केजरीवाल भविष्य में कभी प्रधानमंत्री बने, तीसरा सबसे बड़ा दल है देश का हम, तो हम इस बात का बदला जरूर लेंगे। ठीक है, भारत राधिका खेड़ा रिप्लाई। हत्या की उन्होंने, आप लोग नहीं बोल पाए, आपका बदला ये लेंगे। सबका बदला लेगी आम आदमी पार्टी। वो भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते हैं और भाजपा वाले उसे गलत तरीके से प्रचारित करते हैं। ठीक है, राधिका खेड़ा। राकेश जी, सबसे पहले मैं एक फैक्ट चेक जब पहले कर रही थी, भाजपा में अभी आई है। अरे आप भी अभी गए आम आदमी पार्टी में भाई, आप भी पहले भाजपा में थे, खुद ही बोल दिया है। तो मत करिए सर, दल बदल पर नहीं डिबेट है। सबकी पार्टी में दूसरे दलों से आए हैं, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी, सबकी पार्टी में दूसरे दलों से आए नेता मिल जाएंगे। तो मत जाइए ना सर उधर, दल बदल नहीं है विषय। राधिका जी तो अभी 25 दिन इनको
अरे फर्क क्या पड़ता है कि 25 दिन पहले बदला कि 25 साल पहले बदला? भाई रुक जाइए, अनिल जी रुक जाइए प्लीज, होल्ड ऑन। नहीं अच्छा लगता है। राधिका खेड़ा अपनी बात रखिए। मैं एक फैक्ट चेक कर रही थी, जब प्रधानमंत्री जी का भाषण आ गया था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2 बड़े झूठ बोले थे। एक मैंने प्लीज इनको रोकिए। हाँ ठीक है, बोलिए। 2 बड़े झूठ बोले थे, एक मैं फैक्ट चेक कर चुकी थी, दूसरा एक और फैक्ट चेक। ये यहाँ पे आपके सामने बोल रहे थे कि बार बार बोल रहे थे देश को नंबर 1 सुरक्षित का राग अलाप रहे थे। झूठ की फैक्ट्री 2 बार करी उन्होंने। जब उन्होंने कहा नंबर 1 सुरक्षित राग, वो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि उनकी ही कांग्रेस की पार्टी के दरबारी का ओपिनियन आर्टिकल था। जो कांग्रेस राज में एक पूर्व नौकरशाह सुभाष चंद्र गर्ग थे, उनका एक ओपिनियन पीस था, जिसे कांग्रेस के प्रवक्ता आज मॉर्गन स्टैनली के नाम से झूठा प्रचार कर रहे हैं। अपने ही पार्टी के पूर्व बाबू को अखबार में लिखा हुआ आर्टिकल अगर ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बता देंगे कि हमारे जिनको फ्रजाइल 5 इनको कहा गया था, तो प्लीज ये झूठ बोलना बंद करिए। यूपीए के समय भारत सच में फ्रजाइल 5 में था और आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आपका प्रोपेगेंडा मैंने ही यहाँ ध्वस्त कर दिया। फैक्ट चेक करके आया करिए। कम ऑन अजय जी, मैंने आपके साथ बहुत लंबे समय काम किया है। इतने झूठ। राधिका जी समय इजाजत नहीं दे रहा है, प्रधानमंत्री का बयान सुनवाना पड़ा था। एक प्रतिक्रिया इस पर अजय भाई जवाब दे ले जल्दी, 20 सेकंड में। पिछली बार भी राकेश जी आपने जवाब नहीं देने हाँ दिया। मैंने जल्दी से दीजिए, 20 सेकंड आपको दे रहा हूँ, जल्दी दीजिए राकेश जी। हाँ हाँ बहन वाकई बहुत फैक्ट चेक करने वाली और ज्ञाता भी हैं और हमारे साथ वाकई काम किया है और ये मेहनती हैं। इस बात को मैं स्वीकारता हूं ऑन एयर, पर इस सच को इनको भी स्वीकारना होगा कि मेरा काम रिसर्च का ही है। ठीक है, मैं वो सोशल मीडिया रिसर्च में मैं माहिर नहीं हूं, लेकिन वर्क मैं रिसर्च ही कराता हूं और पीएचडी करा रहा हूं। 8वां विद्यार्थी मेरे अंडर में, और इन्हीं मुद्दों पर इंडो यूएस रिलेशन। ये जल्दी जवाब दे लीजिए अजय भाई, समय नहीं है। रिसर्च ये आर्टिकल सुभाष जी ने लिखा था कि नहीं? तो ये जो है बताइए, तथ्य है और ये सुभाष गर्ग ने कोट किया है। सुभाष गर्ग ने मॉर्गन स्टैनली के उस रिपोर्ट को कोट किया है। दिखाइए रिपोर्ट, दिखाइए। सही लिख दिया है। ठीक है, चलिए आपका वर्जन आ गया। समय इतनी इजाजत दे रहा है, समय इतनी इजाजत दे रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।